हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 8 जो हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करा था, लॉज ऑफ मोशन। उसका एक लेक्चर आ चुका है, वो देख लेना। और उससे पहले भी 7 चैप्टर आ चुके हैं बच्चों, वो देख जरूर लेना, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें उसका यूज़ भी होगा। हर एक चैप्टर में मैं ये कहता हूँ, ठीक है। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा बहुत हिस्ट्री ऑफ मोशन के बारे में जाना था। कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। और हम लोगों ने जाना कि अभी तक जो हम लोग चैप्टर पढ़ते आ रहे थे मोशन में, जैसे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, उसमें हम लोगों ने काइनेमेटिक्स पोर्शन को पढ़ा था, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन, लाइक पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये सब कंप्यूट करते हैं। इस चीज़ को अलग रख के कि मोशन क्या करवा रहा है, ऐसी क्या कारण है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। तो हम लोग नए चैप्टर में आए, चैप्टर 8 लॉज ऑफ मोशन, जहाँ से हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मोशन, भाई मोशन करवा क्या रहा है। तो हमको पता चला मोशन के पीछे का कारण है फोर्स। तो लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली हमको फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और फोर्स के बारे में जानेंगे कि फोर्स होती है, ठीक है बच्चों। जल्दी से समझ लेते हैं, ये सब आपको पता है। पहला टॉपिक है बच्चों हमारा पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी अजम्पशन। चैप्टर शुरू होने से पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या एज्यूम करके चलना है, मतलब हम अप्लाई किस पे करेंगे जो भी थ्योरीज या लॉस पढ़ेंगे। हम लोग बच्चों याद करो, जब हम लोगों ने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करा था, तब मैंने ये अजम्पशन बताया था आपको कि पार्टिकल और रिजिड बॉडी अजम्पशन क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, पहले ये समझ लेते हैं कि हम फिजिक्स में पार्टिकल बोलते किसको हैं, ठीक है। पार्टिकल, तो बच्चों पार्टिकल, आप जैसे अगर मैं बोल दूं पार्टिकल, तो आपके दिमाग में एक इंट्यूटिव एक इमेज तो बनती है। पार्टिकल मतलब जैसे आपने कह दिया कि ये एक पार्टिकल है, लेकिन इसकी डिफिनीशन क्या होगी। एक ये बड़ा बोर्ड है, छोटा सा डॉट रख दिया तो इसको आप पार्टिकल कह रहे हो। अपने पेपर पे डॉट रखोगे पेन से तो उसको पार्टिकल बोलोगे। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, एंटिटी, एंटिटी ऑफ, एंटिटी या कोई भी चीज़ जो कि नेग्लिजिबल डायमेंशंस की हो, एंटिटी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशंस, negligible dimensions but finite mass, finite mass। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं बच्चों कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी डायमेंशन नेग्लिजिबल हो, ठीक है, नेग्लिजिबल डायमेंशन हो लेकिन उसका मास फाइनाइट हो। मास यानी कि उसके अंदर मास उसका जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो आप कहोगे कि सर इतना छोटा मानने की ज़रूरत क्या है। जितनी भी लॉज हम बच्चों पढ़ेंगे वो हम पार्टिकल पे अप्लाई करेंगे या किस पे अप्लाई करेंगे, रिजिड बॉडी पे, अभी इस चैप्टर के लेवल में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। तो रिजिड बॉडी में क्या होता है, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है, जैसा कि नाम ही है, जो रिजिड रहे, जो डिफॉर्म ना हो। यही तो रिजिड बॉडी क्या है, विच does not deform अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। जो डिफॉर्म में, अब जैसे ये पेन है, इसको हम रिजिड बॉडी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये हम मान के चलेंगे कि जितनी भी फोर्सेस की स्टडी इस पे करी जा रही है वो इसका डिफॉर्मेशन नहीं करेंगे, मतलब इसका शेप चेंज नहीं करवाएंगे और इसका साइज भी चेंज नहीं होगा, तो उनको हम रिजिड बॉडी मानेंगे। अब कहोगे सर हम ये क्यों मान रहे हैं, बच्चों ऐसा है कि जिस मैकेनिक्स को हम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें सिर्फ हमको ये बताना है कि फोर्सेस क्या मोशन करवा रही हैं, एक्सेलरेशन बॉडी में कितना प्रोड्यूस कर रही है, वेलोसिटी कितना है, डिस्प्लेसमेंट करना कितना है। तो हमको बॉडी के शेप से ज़्यादा अभी मतलब होना नहीं चाहिए। ऐसी कोई बॉडी नहीं है बच्चों जो परफेक्टली रिजिड हो, कि मतलब उस पर कितनी भी फोर्स लगा दे वो कभी डिफॉर्म नहीं होगी या उसका शेप नहीं चेंज होगा। ऐसी जितनी भी रियल बॉडीज़ हैं वो एक लेवल तक रिजिड रहती हैं, उसके बाद क्या होते हैं, डिफॉर्म होती हैं। लेकिन हमारी जो अभी इस चैप्टर में स्टडी है उसमें हम मान लेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हो फॉर एनालिसिस ऑफ फोर्सेस, वो क्या है, रिजिड है, ठीक। अब कहोगे सर तो दोनों कैसे मानना है। अब मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाता हूँ। हमने कहा था कि जो भी आप बॉडी एज्यूम करोगे, जिसकी भी आप स्टडी कर रहे हो सकता है वो पार्टिकल ना हो या रिजिड बॉडी ना हो, लेकिन आपको क्या मानना है कि वो रिजिड बॉडी है और कोशिश ये करनी है कि उसको पार्टिकल मान लेना है। आप कहोगे सर पार्टिकल मानते क्यों है, पार्टिकल मानते क्यों है। पार्टिकल बच्चों हर इस ऑब्जेक्ट को मान सकते हैं जिसका मोशन विथआउट चेंज इन ओरिएंटेशन हो रहा हो। याद आ रहा है कुछ, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, विथआउट चेंज इन ओरिएंटेशन। मतलब आप किन ऑब्जेक्ट्स को पार्टिकल मान सकते हो। हर जगह ये एजम्पशन अप्लाई नहीं होता है बच्चों, हर जगह आप हर चीज़ को पार्टिकल नहीं मान पाओगे। अब कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है
और मैं आपसे कह दूं इसको पार्टिकल मान लो, तो कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा है, मैं पार्टिकल पे कैसे मान लूँ। इसको पार्टिकल बच्चों माना जा सकता है। कब माना जा सकता है? जब इसका मोशन ऐसा हो रहा हो कि अपना ओरिएंटेशन ना चेंज करे। मान लो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता, ये पेन ही मान लो आपकी एक बॉडी है जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, तो ये पेन अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता या किसी कर्वी लीनियर पाथ पे जा रहा होता, याद आ रहा है हम लोगों ने पढ़ा था रेक्टिलीनियर और कर्वी लीनियर मोशन, तो अगर रेक्टिलीनियर या कर्वी लीनियर मोशन हो भी रहा है, बस क्या होना चाहिए, कंडीशन सिर्फ एक है कि उसका ओरिएंटेशन नहीं चेंज होना चाहिए। ओरिएंटेशन चेंज का मतलब है कि अगर ये पेन इस पोजीशन में इंक्लाइंड है तो वो आगे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, बस वो ऐसे ही रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे बढ़ते वक्त तो ऐसे घूम जाए या ऐसे आ जाए। बात समझ रहे हो? उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आप पार्टिकल मान सकते हो, पार्टिकल मान सकते हो। बात समझ में आ रही? कह दोगे सर ऐसा मानते क्यों? ऐसा बच्चों मानने का कारण यह है कि अगर आप पूरी बॉडी इसको मान लोगे तो फोर्सेस तो कहीं भी लग सकती हैं इसमें। अब होगा क्या, अलग अलग जगह फोर्सेस लगेंगी तो उनकी एनालिसिस कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आप क्या करोगे, इन सभी को एक ही पॉइंट पे कंसीडर कर लोगे, क्योंकि पार्टिकल तो कुछ ऐसा होगा, उसी पे सारी फोर्सेस कंसीडर कर लोगे और अपने आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हो। तो ये बच्चों बात ध्यान में रखनी है कि अभी जब तक मैं ना कह दूं कि किस चैप्टर से हमको डिफॉर्मेबल बॉडीज़, यानी कि ऐसी बॉडीज़ की स्टडी करनी है जो डिफॉर्म हुई जा रही हैं, या ऐसी बॉडी जिनको हम पार्टिकल नहीं मान सकते। अच्छा, पार्टिकल किस केस में नहीं मान पाओगे? अगर वो मोशन कर रही हैं, साथ ही साथ उनका ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है। ये समझ लो, ये पेन पहले ऐसे ही जा रहा था लेकिन अब ऐसे नहीं जा रहा, अब स्ट्रेट लाइन में तो चल ही रहा है, साथ ही साथ वो कुछ अपना ओरिएंटेशन भी चेंज करता हुआ जा रहा है। ये सब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, अभी जब रोटेशन एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा हम लोग सर्कुलर मोशन में भी इसके बारे में जान जाएंगे। इसको देख लो बच्चों जल्दी से। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, मुझे बस याद दिलाना था कि इस चैप्टर में भी हम अपने इस एजम्पशन को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। देख लो इसको। अच्छा बच्चों, हाँ, नोट्स बनाने की ज़रूरत, वही मैं फिर कहूँगा, आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो बना लेना। नोट्स चैप्टर के एंड में मिल जाएंगे। हर चैप्टर में बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं छोटा मोटे कि भाई नोट्स कहाँ है। मैंने पहले भी बताया, हर चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर है उसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स पड़े हुए हैं, जाके डाउनलोड करना है बस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये बच्चों कुछ छोटी छोटे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपसे जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। ये चैप्टर को पढ़ने में देखो, जब मैं इन टर्म को बोलूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये नाम लूँ तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं आने आ रही ये क्या होता है, ठीक है, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। अब पहले ही डिफिनीशन क्या दे रखी, टाइम। अब देखो बच्चों, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आज तक हम लोग नहीं समझ पाए कि टाइम क्या है। तो यहाँ पर फिजिक्स में अभी इस लेवल पे हमें जो डिफिनीशन दी जाती है टाइम की, वो क्या दी जाती है, इट इज़ अ मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। मतलब हर एक, जैसे मैं आपसे अभी कुछ बोला, उसके बाद कुछ टाइम बाद कुछ और बोलूँगा, तो बीच में जो ये पास हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम। समझ रहे हो कि एक इवेंट दूसरे से कितनी दूरी पर है, एक इवेंट दूसरे से कितनी दूरी पर है। इवेंट कुछ भी हो सकता है, मेरा आपसे बात करना, गाड़ी का चलना, गाड़ी का स्टार्ट होना, कुछ भी, जितना कुछ हो रहा है सब इवेंट हो रहा है, उनके बीच में जो पास हो रहा है वो टाइम बोला जा रहा है। इट इज़ अ मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट, एक के बाद एक जो हो रहा है उनके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन है उसको हम टाइम बोल रहे हैं। कहोगे सर ये क्या है? देखो बच्चों, टाइम, अब मैं आपसे पूछने लगूँ टाइम क्या है तो आप कहोगे सर ये इंटर लेवल की फिजिक्स पढ़ा रहे हो कि हम साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, चलो एक मिनट की कुछ इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं बच्चों। अच्छा, एक चीज़ सोच के देखो ज़रा, अगर मोशन ही ना हो, मतलब ये इमेजिन कर लो कि पूरे यूनिवर्स का मोशन ख़त्म हो गया, सिर्फ हर चीज़ रेस्ट पे है, एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, कुछ भी ना यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टाइम उस वक्त है ही नहीं? मतलब टाइम की शुरुआत ही तभी से हुई है जब मोशन स्टार्ट हुआ होगा। इस बारे में थोड़ा अपने आप आंख बंद करके सोचना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाद में हम लोग बात की एटम्स का मोशन, मॉलिक्यूल्स का मोशन, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, इन सब का मोशन, उस अगर वो रेस्ट पे हैं तो हम ये कह सकते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट पे कि टाइम है ही नहीं। इसके बारे में सोचना थोड़ा, चलो वो सब बात की बात, ठीक है। अब क्या है इसका बच्चों, ये जो टाइम एक क्वांटिटी है, इसका स्टैटिक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टैटिक की प्रॉब्लम्स मतलब जहाँ पर मोशन नहीं हो रहा, उसमें इसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब टाइम 5 सेकंड बाद भी रखा हुआ है, तो स्टैटिक की जो प्रॉब्लम है वो भी हम लोग इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे, जैसे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, ये सब पढ़ेंगे। तो उसमें टाइम का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, कहीं भी किसी यूनिट में टाइम आता भी नहीं है जनरली, ठीक है। लेकिन डायनेमिक्स जो प्रॉब्लम है, जहाँ पर हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं, वहाँ पर इसका काम होता है। देखो वेलोसिटी की यूनिट में देख लो, वेलोसिटी को डिफाइन ही टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, मीटर पर सेकंड यूनिट आती है कि नहीं, और इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड, ये आप सब जानते हो।
फिक्स्ड वेक्टर, देखो बच्चों हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं। फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है, ये 3 टाइप के वेक्टर हैं बच्चों, फिक्स्ड वेक्टर, ट्रांसलेटिंग और स्लाइडिंग वेक्टर, फ्री और फ्लोटिंग वेक्टर। इनको मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ ये होता क्या। जैसे बच्चों आपको मैंने बताया था कि एक वेक्टर को दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ता है, एक एरो दिखाना होता है, इसकी एक टेल होती है और एक हेड होता है, हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था। अब ऐसे वेक्टर्स जिनकी टेल फिक्स हो उनको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड वेक्टर। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे, ये दिखाते हैं। जैसे मान लो आपको किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी हो P, तो आप क्या करते थे, ओरिजिन से एक वेक्टर ले लेते थे, उसको R से डिनोट करते थे। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर ओरिजिन फिक्स है यानी हमको इसी पॉइंट से रेफरेंस लेना है, तो अगर ये पॉइंट P मान लो कुछ टाइम के बाद यहाँ आ जाए, तब भी तो आपका टेल तो यहीं रहेगा, बस हेड आपका मूव करेगा। मान लो P1 पे आ गया, P से P1 पे आ गया, तो ये R1 वेक्टर हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा तो कोई ये वेक्टर हो जाएगा। तो हर एक केस में इसकी टेल फिक्स है, इसीलिए इसको फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं बच्चों, जिसमें टेल फिक्स। ये समझ गए कि नहीं, इसको देख लो एक बार, फिर मैं ट्रांसलेटिंग वेक्टर बताता हूँ। ट्रांसलेटिंग वेक्टर क्या होता है, ये भी बहुत आसान है। अभी जब हम लोग फोर्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। इट्स टेल इज नॉट फिक्स्ड, कैन लाई एनीवेयर ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी देखो, रिजिड बॉडी, यहां अगर किसी क्वेश्चन में अनलेस और अदरवाइज बताया ना जाए तो आपको यही एज्यूम करना है कि वो बॉडी रिजिड है। ये बच्चों ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये होता क्या है मैं आपको अभी समझा देता हूं, इसको देख लो एक बार पहले। देखो बच्चों, ट्रांसलेटिंग वेक्टर क्या होता है, ये बहुत सिंपल डिफिनीशन भी है और इसको समझना कोई कठिन है भी नहीं। ट्रांसलेटिंग और इसको स्लाइडिंग वेक्टर भी बोलते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल क्या दिया, फोर्स। किसका एग्जाम्पल दिया, फोर्स का एग्जाम्पल, कि भैया फोर्स एक ऐसा वेक्टर है जिसको हम ट्रांसलेटिंग वेक्टर एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन बस एक ही कंडीशन होनी चाहिए, अगर किसी रिजिड बॉडी पे फोर्स लग रही। बात समझो, मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है बच्चों, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ग्राउंड पे रखी हुई है, आप यहाँ खड़े हुए और आप इस ब्लॉक को किसी रस्सी से खींच रहे हो, ठीक है, अपनी तरफ इसको खींच रहे हो। तो अब बच्चों ये बताओ, आप चाहे यहाँ खड़े हो और इसको ब्लॉक को अपनी तरफ खींचो, चाहे आप यहाँ पर खड़े हो और इसको खींचो, दोनों ही केसेस में फोर्स आपको उतनी ही लगानी पड़ेगी। वो कैलकुलेशन हम सब बाद में करेंगे, फोर्स हमको उतनी ही लगानी पड़ेगी। तो फोर्स इस ब्लॉक पे जो लग रही है इस डायरेक्शन में, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो रोप है जिसके थ्रू आप इसको खींच रहे हो, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है बच्चों, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आसान भाषा में कहें तो लाइन ऑफ एक्शन वो लाइन होती है जिसके अलोंग फोर्स एक्ट करती है, मतलब जिसके अलोंग फोर्स अप्लाई होती है। तो ये जो रोप है इस केस में लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट पर अगर फोर्स लग रही थी इस डायरेक्शन, अगर मैं इसको इसी के लाइन ऑफ एक्शन में पीछे खींच दूं तो इसका इफेक्ट इस बॉडी पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये बॉडी कैसी है, रिजिड बॉडी हमने मान ली, और दोनों ही केसेस में इसको खींच के आगे ही ले जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि फोर्स एक हमारा ट्रांसलेटिंग या स्लाइडिंग वेक्टर है। क्योंकि ट्रांसलेटिंग इसलिए क्योंकि उसको आप ट्रांसलेट या स्लाइड कर सकते हो अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। बात समझ गए, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। इसके बारे में अभी मैं और बता दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। ये देख लो एक बार, देख लिया। अब लास्ट आपका जो एक ये छोटा सा पॉइंट क्या है, फ्री और फ्लोटिंग वेक्टर। ये क्या होता है, ये बच्चों ऐसा वेक्टर होता है जिसकी ना तो टेल फिक्स होती है और ना ही इसकी लाइन ऑफ एक्शन फिक्स होती है। इस वाले में देखो लाइन ऑफ एक्शन फिक्स थी, उसी लाइन में आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि लाइन ऑफ एक्शन भी फिक्स नहीं है, आप उसको उठाकर कहीं भी रख सकते हो। मेंटेनिंग द सेम डायरेक्शन, अगर उसकी डायरेक्शन सेम है, इट्स लाइन ऑफ एक्शन कैन बी लेटरली शिफ्टेड सच एज कपल एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। ये देख लिया हो तो इसको भी समझा देता हूँ बच्चों। देखो फ्री वेक्टर क्या होता है, फ्री है इसको फ्लोटिंग वेक्टर भी कहते हैं। फ्लोटिंग का मतलब ये फ्लोट हो सकता है, फ्री और फ्लोटिंग वेक्टर। कहते हो कि सर ये क्या है, बहुत आसान है बच्चों, अभी समझ जाओगे। देखो बच्चों याद करो, जब हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे थे 10th क्लास में, तो कपल आपको याद होगा। कपल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, यही तो होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट। नहीं पता है बच्चों तो चिंता मत करो, हम लोग अभी रोटेशन जब एक नया चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस। अब बात समझते हैं बच्चों,
जैसे मान लो हमारे पास एक ये डिस्क है, जैसे आप लोग खेलते होगे, वो जो डिश होती है उसको ऐसे नहीं फेंकते हो, वो खेल होता है ऐसे फेंका जाता है डिश को। अब एक बात समझो, अगर मैं कहूँ कि इसको एक लाइन के अलाउंग ऐसे फिक्स कर दो, ये यहाँ पर ऐसे एक एक्सेस है जिसके अराउंड ये क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है, ऐसे रोटेट कर सकती है। अब इसको रोटेट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, या तो इधर ऐसे धक्का दो इस तरीके से, या एक काम ये कर सकते हो दोनों हाथ से इसको घुमाओ, दोनों हाथ से घुमाओ, तो एक डायरेक्शन, एक हाथ आपका आगे जाएगा, एक हाथ आपका पीछे आएगा। तो ये देखो जो दो फोर्सेस हैं, ये जो दो फोर्सेस हैं ये आपस में पैरेलल होंगी और अपोजिट भी होंगी। ये इधर जा रही है तो ये इधर जा रही है, ये मिला के बनाती हैं कपल। ये कपल की टेंडेंसी क्या होती है, ये बॉडी को रोटेट कर सकता है अलोंग एनी लाइन ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोगों ने जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो ये भी जाना था, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, कि जब भी रोटेशन होता है, अब देखो बच्चों रोटेशन भी एक तरीके की, ये जो आपका रोटेशन है, कपल है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो कपल है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। लेकिन अब क्योंकि ये तो रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन में तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम इसका डायरेक्शन बताएंगे कैसे, इसलिए हम लोग यूज़ करते थे राइट हैंड थंब रूल। याद आ रहा है कि नहीं? उसमें क्या करते थे, जिस पॉइंट के अबाउट भी मोशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, अपने जो फिंगर्स है रोटेशन की डायरेक्शन में ले जाते थे। तो जिस डायरेक्शन में थंब है आपका, वो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता था। अगर ये ऊपर है तो हम कह देंगे कि रोटेशन जो है इस डायरेक्शन में, कपल ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। कपल ऊपर की तरफ एक्ट करने का मतलब होता है बच्चों ये ऐसे, कि आप अपने थंब को इधर रखिए और उंगलियों को रोटेट करिए। तो देखो ये बच्चों सामने से देखने पे नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर ऊपर से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इस वाले केस में कैसा रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझे कि नहीं? और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराओ, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि फिंगर्स को आप रोटेट करो, तो फिंगर्स को ऐसे पीछे तो ले नहीं जा सकते हो, आपको हाथ को घुमाना पड़ेगा और तब आप रोटेट कर सकते हो। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में थंब नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम कह देंगे कि ये जो आपका कपल है वो, उसका डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। ये हो रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन। अब फ्री वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर कहता है कि आप इस कपल को उठाकर, ये जो लाइन है, ये जो वेक्टर है आपका, इसको उठाकर कहीं पर भी रख सकते हो। मतलब अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक कपल लग रहा है, तो इसकी एक्सिस आपकी तरफ होगी बच्चों की, नहीं होगी? देखो अगर सामने से इसको घुमाना चाहे तो इसकी एक्सिस आपकी तरफ होगी या अंदर होगी पेपर। अगर ये एक्सिस है तो उसको उठा के हम कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर उठा के रख दें, यहाँ पर उठा के रख दें, यहाँ पर, लेकिन ये इसको रोटेट ही कराएगी। यही बच्चों फ्री वेक्टर या फ्लोटिंग वेक्टर होता है। आसान भाषा में कहें तो इसको चाहे यहाँ से पकड़ के रोटेट करो, यहाँ से रोटेट करो, यहाँ से रोटेट करो, रोटेशन का इफेक्ट नहीं चेंज होगा। अगर वो क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाह रहा है तो रोटेट क्लॉकवाइज में ही होगा और उतनी ही स्पीड से होगा। बात समझ में आ रही? यही बच्चों फ्री और फ्लोटिंग वेक्टर होता है। अगर मैं ऐसे दिखाऊं किसी रोटेशन को ऐसे, और इसकी डायरेक्शन ऐसे दिखा दूं, ठीक है, तो ये जो वेक्टर है इसको मैं उठाकर कहीं भी रख सकता हूं। इसकी लाइन ऑफ, बस कंडीशन एक ही होनी चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड, मान लो कपल जो है, अभी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, आपने पढ़ा भी होगा। इस कपल की कोई वैल्यू है, मान लो 5 है, तो वो वैल्यू उतनी ही रहनी चाहिए और इसका डायरेक्शन हमेशा यही रहना चाहिए। बस यही एक कंडीशन होती है। इसको उठाकर आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी फिक्स नहीं है, उसके टेल भी फिक्स नहीं, इतना ही बताना था, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है इस एरो के हिसाब से देखो, अगर मैं आपकी जगह होता तो इस एरो के हिसाब से रोटेशन ऐसे बनाता। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे रोटेट कराओगे तभी तो ये थंब इधर की तरफ जाएगा। आप समझ गए कि नहीं? इसको देख लो एक बार। आप कहोगे सर इसका काम क्या है, वो सब काम अभी बाद में पता चलेगा, पहले देख लो एक बार। तो हम लोग को क्या क्या पता चल गया बच्चों? टाइम क्या होता है, फिक्स वेक्टर क्या होता है, ट्रांसलेटिंग वेक्टर क्या होता है और फ्लोटिंग वेक्टर क्या होता है, बस। और तीनों में एक चीज़ ध्यान रखना, हमको बात रिजिड बॉडी की करनी है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स, देखो बच्चों, ये आप लोग जब से साइंस पढ़ रहे हो ये टर्म कहीं ना कहीं तो आया ही होगा, ठीक है, फोर्स। और मैं अगर आपसे कहूँ फोर्स क्या होती है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो चल रहा है वही फोर्स है। जो आप सोच रहे हो ना, बस हो सकता है आप बता ना पाओ कि भाई ये देखो ये पुश कर रहे हैं तो ये फोर्स है, ये पुल कर रहे हैं तो ये भी फोर्स है। तो यही बच्चों फोर्स है। बस क्या है, इसको थोड़ा हम फिजिक्स की भाषा में अगर कहें तो कैसे बोलेंगे, इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंसी विच आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट
और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी, ब्रैकेट में कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ अ बॉडी। कहने की ये डिफिनीशन क्या रही है कि एक फोर्स एक ऐसी एक्सटर्नल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी पर जब लगती है तो या तो ये उसके मोशन को चेंज कर देती है या उसके मोशन को चेंज करने का प्रयास करती है। कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ब्लॉक रखे आप उसको धक्का दे रहे हो तो कोई ज़रूरी है कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप उसको पुश कर ही ले जाओ, लेकिन आप प्रयास तो कर रहे हो, उस केस में भी फोर्स लग रही। तो या तो आप उसका मोशन चेंज कर दे रहे हो या करने का प्रयास कर रहे हो, दोनों ही केसेस में फोर्स एक्ट हो रही। ठीक, आसान भाषा में कहें तो एनी पुश और पुल यही फोर्स है, बहुत सिंपल है। जनरली बच्चों जब कभी आपसे कोई टीचर या कोई बड़ा आपसे फोर्स के बारे में पूछे तो एनी पुश और पुल मत बोलना, ये थोड़ा बहुत बचकानी डिफिनीशन लग जाती। ये ज़्यादा सही डिफिनीशन है कि बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो हो सकता है वो उसको मोशन में ला दे, या अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हो सकता है इसको रोक दे। बात समझ लो, दोनों ही केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। या अगर मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में कर रहा है तो हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे। इन सब के लिए फोर्स चाहिए। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, फोर्स का हमेशा लेना देना लीनियर मोशन से होता है। किससे होता है, लीनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन से। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, अभी सब बताऊंगा आपको, आगे वाले चैप्टर में सब पता चलेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन, फोर्स का हमेशा लेना देना स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है, क्योंकि कोई भी फोर्स किसी बॉडी पे अगर लग रही है तो वो सिंगल अगर फोर्स है तो वो क्या करेगी, सिर्फ उसकी स्ट्रेट लाइन मोशन को चेंज कर सकती है। आप बात थोड़ा सोचने की भी कोशिश करो। अगर कोई ब्लॉक ग्राउंड पे रखी है, मान लो पत्थर ही रखा है, आप एकलौते हो जो उसको धक्का दे सकते हो, तो आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही तो धक्का दे पाओगे उसको। बात समझो, कहोगे नहीं सर हम उसको ऐसे दोनों हाथों से घुमाएंगे तब तो रोटेशन हो जाएगा, तब तो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं। तो देखो दोनों हाथों का यूज़ करा तो दो फोर्सेस आ गई ना, सिंगल फोर्स है और बॉडी पे एक्ट कर रही है तो फोर्स, और ये दोनों फोर्सेस भी अगर सेपरेटली देखोगे तो एक आगे पुश करेगी एक पीछे पुश करेगी। बात समझो, तो है ये लीनियर मोशन ही, कंबाइन होकर रोटेशन बना जा रहा है। बात समझ, इसको ऐसे धक्का दोगे तो घूम जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो फोर्स का लेना देना स्ट्रेट लाइन मोशन, इसीलिए यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है फोर्स आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ब्रैकेट में कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो उसको मोशन में ला सकता है, या अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, कैसे मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का यानी कि मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से ही बात आपको समझ में आ रही होगी कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो अगर दोनों ही फिक्स कर दी जाए तो वो तो स्ट्रेट लाइन मोशन है। भाई हम कह रहे हैं डायरेक्शन ना चेंज करो तो वो तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। बात समझ गए। अब फोर्स किसी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट ला सकती है, कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन, बिल्कुल स्पीड भी चेंज कर सकती है। अगर धीमे चल रहे हो एक्सेलरेशन जहां पर आ जाएगा वहां फोर्स आ जाएगी। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मान लो आप इधर जा रहे हो स्ट्रेट लाइन में, आपके ऊपर ऐसे एक फोर्स लगी आपको, जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, आप बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, बाइक पे जा रहे हो, इधर से किसी ने आपको आकर मान लो हिट कर दिया, तो आप इधर चले जाते हो कि नहीं, चले जा रहे हो, तो वो उधर से क्या है, उधर से फोर्स ही तो आई, यही तो होता है। आप छाता लेके जा रहे हो बारिश में, मस्त हवा चली, छाता इधर की तरफ चला गया, तो अब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे फोर्स कहीं और से आई, डायरेक्शन चेंज कर दिया उसने। तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। और क्या क्या करा सकती है फोर्स, ये भी करवा सकती है कि हाँ ये एजम्पशन आपके इस चैप्टर में अप्लीकेबल नहीं है, फोर्स कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी। इस चैप्टर में आपने मान लिया है कि बॉडी रिजिड है, इसलिए हम साइज और शेप की अभी बात नहीं करेंगे। जब हम लोग वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें डिफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे तब हम लोग इस अजम्पशन को, ये जो फोर्स का एक और एट्रीब्यूट है कि वो साइज और शेप भी चेंज कर सकती है। ऑब्वियस सी बात है, आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो, किसी चीज़ को आप क्रश करना चाहते हो, दबाते हो तो उसका क्या होता है, साइज चेंज हो जाता है। जैसे बलून है, उसको दबा रहे हो तो क्या होता है, देखो स्क्वीज हो जाता है, हवा भरते हो एक्सपैंड हो जाता है। तो हर एक केस में फोर्स लग रही। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, ये समझ गया होगे, इसको देख लो एक बार, फिर एक दो चीज़ें और बतानी है मुझे। ठीक है,
तो फोर्स किस में चेंज ला सकती है? स्ट्रेट लाइन मोशन में भी चेंज ला सकती है, स्ट्रेट लाइन मोशन में ही चेंज लाएगी। बात समझ लेना, एक सिंगल फोर्स, क्योंकि यहाँ फोर्स डिफाइन कर रहा है तो एक फोर्स की बात हो रही है। फोर्स क्या कर सकती है? स्ट्रेट लाइन मोशन में चेंज ला सकती है और स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकती है। फोर्स, तुम थोड़ा दिमाग लगा के सोचना बच्चों, एक सिंगल फोर्स कभी भी रोटेशन नहीं करा पाएगी। वो आगे पीछे तो कर लेगी लेकिन रोटेशन नहीं करा पाएगी, ये सोचना, अपने दिमाग में सोच। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कुछ बेसिक चीज़ों की कि यूनिट क्या होती है भाई, फोर्स की यूनिट क्या होंगी। तो बच्चों ध्यान से समझो, ये आपको पता भी होगा, अभी जब हम लोग न्यूटन लॉस पढ़ेंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा कि फोर्स की यूनिट जो होती है एसआई यूनिट, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 10th में। नहीं पढ़ा है तो अभी हम लोग पढ़ने वाले। उस हिसाब से मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी यूनिट को बच्चों हम लोग न्यूटन बोल देते हैं, न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पर है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो एसआई यूनिट बच्चों क्या होगी फोर्स की? फोर्स की एसआई यूनिट होगी न्यूटन। ठीक है, एन से डिनोट करते हैं। 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बात समझे कि नहीं? सीजीएस यूनिट क्या होती है बच्चों? सीजीएस यूनिट होती है बच्चों डाइन। कहोगे ये डाइन क्या है? इसको डाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये डाइन एक यूनिट दे दी गई जिसको बोला गया है 1 डाइन इज इक्वल टू, अब सीजीएस है तो ऑब्वियस ही बात है, ये हो जाएगा 1 ग्राम, मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर और सेकेंड ही रहेगा। बस समझिए, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। ये बच्चों याद रखना। देखो आप कन्वर्ट करने की कोशिश करो तब भी कर लोगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो 1000 इंटू 100 10⁵, वही आ गए। बात समझ गए? ये बच्चों जो यूनिट बोली जाती हैं इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट यानी कि ये चेंज नहीं होती हैं। चेंज इन द सेंस, अगर न्यूटन है तो न्यूटन ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि चांद पर लेके जाओगे, मून पर लेके जाओगे तो यूनिट चेंज हो जाएंगे। एक होती है रिलेटिव यूनिट, रिलेटिव यूनिट्स। ये कौन सी होती हैं? रिलेटिव यूनिट्स ये होती है बच्चों, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 किलोग्राम वेट, ये भी एक यूनिट होती है, और 1 kg फोर्स। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी बाद में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे उसमें समझ जाओगे। 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स कितनी फोर्स होती है? वो होती है बच्चों 9.8 न्यूटन। 9.8। ये अभी बाद में पता चलेगा कि आया कहाँ से। वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर जी रख दिया जाए तो 1 kg का मतलब 1 और जी की वैल्यू 9.8, तो ये 9.8 न्यूटन आ जाता है। दूसरा क्या है बच्चों? उसी तरीके से 1 ग्राम वेट, और इसको 1 ग्राम फोर्स भी बोल सकते हैं, वो हो जाएगा बच्चों 980 डाइन। 980 डाइन। ये बच्चों ध्यान रखना थोड़ा। अब इसकी डायमेंशन भी हम लोग देख लेते हैं क्या होती हैं। फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं? अब ऑब्वियस सी बात है, फोर्स की यूनिट में क्या क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम का मतलब मास, मीटर आ रहा है यानी लेंथ, और पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि टाइम आ गया। तो किलोग्राम क्या है बच्चों? मास, तो ये हो गया m पावर 1 में है, और ये m का मतलब लेंथ, तो ये हो गया l, उसकी पावर 1 है। ये देखो, ये टाइम अपॉन टाइम स्क्वायर, टाइम को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 पावर हो जाएगी, तो mLT⁻²। ये बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला है, और इसमें डायमेंशंस क्या है? मास की डायमेंशन है 1, लेंथ की डायमेंशन 1 और टाइम की डायमेंशन -2। बात समझिए, इसको देख लो एक बार। एक चीज और बतानी है बस आपको। देख लिया। अब एक चीज बच्चों ये बतानी है कि लाइन ऑफ एक्शन, मैंने अभी आपको बताया था क्या हो, मैंने बताया भी था, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है लाइन ऑफ एक्शन। इसकी डिफिनीशन ही यही है, लाइन along which फोर्स एक्ट्स। और कोई ज़रूरी नहीं कि फोर्स के बारे में हम लाइन ऑफ एक्शन की बात करें, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, तो लाइन अलॉन्ग विच वेक्टर एक्ट्स, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये फोर्स लग रही है तो ये जो लाइन होगी जिसके अलॉन्ग ये लग रही है, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन। ये क्या है? हमारी लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, क्योंकि इस लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग, क्योंकि फोर्स एक स्लाइडिंग वेक्टर है, इसको आप आगे पीछे कर सकते, ये समझ गए।
एक चीज़ बच्चों बतानी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए, डिफाइन यानी डिफिनीशन नहीं, किसी भी बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है और कहाँ पर लग रहा है, ये बताने के लिए आपको क्या क्या बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों ये चीज़ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फोर्स इज़ डिफाइंड बाई बच्चों 4 चीज़ें चाहिए आपको। कहोगे सर क्या? पहली बात तो फोर्स मैग्नीट्यूड है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड चाहिए आपको। जैसे कि 5 न्यूटन है तो 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। फिर क्या चाहिए? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है हमको डायरेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? कह दोगे सर बिल्कुल चाहिए। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें क्या चाहिए? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चाहिए। क्या चाहिए? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है। और कहीं कहीं पर लिखा देख लोगे लाइन ऑफ एक्शन भी चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन मतलब किसी फोर्स को किसी बॉडी पे डिफाइन करने के लिए हमें इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन। कहोगे सर अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है और डायरेक्शन पता है तो लाइन ऑफ एक्शन की क्या ज़रूरत है? ये बच्चों किसी किसी किताब में आपको लाइन ऑफ एक्शन दिख जाएगा, कहीं पर पॉइंट। वैसे ये ज़्यादा एक्यूरेट पॉइंट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या कहने का प्रयास कर रहा है। देखो जैसे बच्चों मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है और मैं कह दूँ इस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये देखो बच्चों अगर मैं एक लाइन ऑफ एक्शन बना दूँ ऐसे, ठीक, और ये मैं कह दूं आपसे 5 न्यूटन की फोर्स है, 5 न्यूटन की फोर्स, तो ये तो इस लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी लग सकती है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन, 2 चीज़ें हो गई। अब बात ये आती है कि इस लाइन पे ये कहाँ एक्ट कर रही है, बात समझो, इस लाइन पे कहाँ एक्ट कर रही है। तो वो अगर मैं कह दूं फोर्स एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लग रही है तो हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? कह दोगे सर बिल्कुल बताना पड़ेगा। और लाइन ऑफ एक्शन इसलिए बताना है बच्चों क्योंकि वो लाइन उस बॉडी पर जा रही है कि नहीं जा रही। मान लो ये भी तो बच्चों फोर्स हो सकती है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड मान लो 5 ही न्यूटन का है, तो ये तो अगर इसको खिसका दूं मैं इधर, तब कहोगे सर ऐसे कैसे खिसका दोगे? फोर्स तो स्लाइडिंग वेक्टर है, उसको लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ही खिसका सकते हो। तो पता तो हो पहले कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन है कहाँ, जिस डायरेक्शन के अलोंग वो एक्ट कर रही, कह दोगे सर वही उसकी लाइन ऑफ एक्शन है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बता दो, कहाँ पर लग रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड कितना, तो इतना ही बहुत होता है। लेकिन अगर आप लाइन ऑफ एक्शन भी डिफाइन कर दो, बस कुछ ना करो, उसकी डायरेक्शन को आगे पीछे खींच, तो और थोड़ा अच्छा होता है कि हाँ आपने ये भी बता दिया कि इसी लाइन के अलोंग वो एक्ट कर रही। बात समझे कि नहीं? तो किसी फोर्स को डिफाइन करने के लिए क्या मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए ही चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चाहिए, और अगर हो सके तो लाइन ऑफ एक्शन भी बता दो। ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपने डायरेक्शन बताई है तो आप उसी को आगे पीछे डॉट डॉट दिखा दोगे तो वो लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बहुत कुछ जान लिया। ठीक है, ये लेक्चर बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए था कि फोर्स क्या होती है, कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग और इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।